work is found in group number 1 and group number 2 of periodic table. ग्रुप 1 और 2 की हम बात करें तो हाइड्रोजन, इसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. ठीक है. अब इनमें से इस हाइड्रोजन को मैं हटा रहा हूं. ठीक है. एच ब्लॉक क्यों बोलते हैं, पहले उसका रीजन समझ लेते हैं. ठीक है. एच ब्लॉक क्यों बोलते हैं, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू NS सबशेल. तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस शेल में आता है, सब शेल में आता है, उसी के बेसिस पे हम उसे ब्लॉक डिसाइड करते हैं. ठीक है. तो ग्रुप 1 में जो हाइड्रोजन है, इसको मैं ग्रुप 1 में यानी एस ब्लॉक में तो रखूंगा, बट इनको मैं रखूंगा किसमें, अल्कली मेटल्स में. अल्कली मेटल्स. ठीक. ग्रुप 2 में आएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. तो ग्रुप 2 में इसको छोड़कर, बेरिलियम को छोड़कर बाकी सबको हम रखेंगे किसमें, अल्कलाइन अर्थ मेटल में. अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम को छोड़कर. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्कली मेटल्स की. ठीक है. हाइड्रोजन को हमने एक्सक्लूड कर दिया है. ठीक है. तो हाइड्रोजन को तो हमें कंसिडर नहीं करना है इन अल्कली मेटल. हम बात कर रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की. ठीक. तो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल में कौन कौन से आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. और उसके बाद लास्ट वाला जो एलिमेंट है इसी ग्रुप में, फ्रेंशियम. इट इज रेडियो एक्टिव. ठीक. अब क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई दीज मेटल्स आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल. ठीक. तो इनको हम अल्कली मेटल क्यों बोल रहे हैं, उसका कारण ये है कि when they react with water they form hydroxide. For the example LiOH, which is a base, means alkali. तो डेफिनेशन ये है कि when they react with water they gives base, means alkali. That's why they are called as alkali metals. ठीक है ना. alkali means alkaline यानी बेसिक. बेसिक क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट कैन गिव OH माइनस आयंस. सिमिलरली अगर मैं सोडियम की रिएक्शन कराऊं वाटर से, तो इट वायलेंटली रिएक्ट विद वाटर एंड इट कैन फॉर्म इजीली NaOH. NaOH दे रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, अल्कली मेटल. तो पहला कारण तो है कि इनको अल्कली मेटल हम क्यों बोल रहे हैं. ठीक है. चलिए बाकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि इनकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या क्या है. प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल. प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल. सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं इसमें एटॉमिक रेडियस. पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम का, सोडियम 11. अगर हम इसको भरें अबव प्रिंसिपल से 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Last electron is entering into NS subshell, that's why they are called as S block element. तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या हो जाएगा, NS1. इसका मतलब ये है कि ओनली one electron is present in valency shell. अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन होने से क्या फर्क पड़ेगा, कि अगर मान लो मैं सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, Na+ बना दूं, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो Na+ का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6. दैट मीन्स लाइक नियोन. लाइक नियोन मीन्स लाइक नोबल गैस. ठीक. इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही ये कैसा बन जाते हैं, इनर्ट गैस जैसे. तो इनकी टेंडेंसी केवल एक इलेक्ट्रॉन बनाने की है. यानी कि इनके लिए ये है कि अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इनको M से,
तो इसका मतलब ये कौन से आयन बनाते हैं, M+, यानी कि यूनिपॉजिटिव आयंस, यूनिपॉजिटिव, या मैं इसको बोल सकता हूं मोनोवैलेंट आयन। तो आप ये देखेंगे कि हमेशा कि किस फॉर्म में पाए जाते हैं, Na+, Li+, K+, Rb+, Cs+। ठीक, अब ये मोनोवैलेंट आयन बना रहे हैं, इसकी एक और वजह मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कन्फ्यूगेशन, इनका जनरल कन्फ्यूगेशन NS1 है। ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल मीन्स वैलेंसी शेल, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही दे विल अटेंड कन्फ्यूगेशन लाइक नोबल गैस। इसका मतलब जो है ये हमेशा केवल कौन सा आयन बनाएंगे, +1 वाला आयन। तो प्रॉपर्टी देखने वाला हूं वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम, ठीक। अब आयोनाइजेशन एनर्जी का सीधा रिलेशन किसके साथ है, रेडियस के साथ है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बता रहा हूं एटॉमिक रेडियस। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो जनरल रूल ये है कि जैसे अगर हम पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, और अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे पीरियडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। इसका मतलब एक पीरियड के हिसाब से देखूं मैं, ग्रुप वाइज अगर मैं देखूं, इस पहले पीरियड में सबसे बड़ी रेडियस किसकी होगी, अल्कली मेटल की, इधर डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि अल्कली मेटल की रेडियस बहुत हाई है। अच्छा, इसका रीजन क्या है कि रेडियस डिक्रीजेस, बिकॉज Z इंक्रीजेस, और इसका कारण क्या है कि रेडियस इंक्रीजेस बिकॉज N इंक्रीजेस। N मीन्स नंबर ऑफ शेल्स, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं, N की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो एटम बड़ा होता जाएगा। और यहाँ पे क्या होता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स से खींचेंगे तो रेडियस डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब अगर मैं इनमें कंपेयर करूं एल्कली मेटल्स में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीजेस, ठीक। अब इसको मैं रिलेट कर रहा हूं किसके साथ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ। एटम जितना छोटा होता जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतना ही पास होता जाएगा, एंड द रिमूवल विल बी मोर डिफिकल्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर रेडियस डिक्रीज हो रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, और डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी, बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितनी ज्यादा रेडियस होगी इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान होगा। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होता जाएगा और उसको तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कम होती जाएगी। तो अगर मुझे पता लग गया कि रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, अगर मैं यहां लिखूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा इस तरीके से। सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी किसमें, लिथियम में, और सबसे कम लगेगी सीजियम, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूं कि सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे कम एनर्जी चाहिए, ठीक है, उससे कम रुबिडियम में, और उससे ज्यादा रुबिडियम में, और उससे ज्यादा पोटेशियम में। तो यहां पर हम इससे एक चीजें देख सकते हैं, नोट, पोटेशियम एंड सीजियम आर यूज्ड इन सोलर सेल for photoelectron generation, इसका क्या मतलब है कि जो सोलर एनर्जी की हम बात करते हैं, जो सोलर सेल हम बनाते हैं, तो सोलर सेल में क्या होता है, अगर वो सीजियम का बना हुआ है तो सिंस सीजियम इज अ वेरी लार्ज इन साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी लेस,
तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड वेरी इजीली, यानी सोलर सेल में होगा कि जैसे सनलाइट आएगी, दैट एनर्जी इज यूज्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे ये, तो इसका काम फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। दैट्स व्हाई दीज टू मेटल आर यूज्ड इन सोलर सेल्स। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी हमने कौन सी पढ़ी? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन इसको मैं बी कर देता हूँ, एटॉमिक रेडियस, एंड देन सी इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इनके लिए ऐसा होता है कि I1 इज ग्रेटर देन I2। I1 का मतलब है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और I2 का मतलब है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब I1 इज ग्रेटर देन I2, तो इसके बेसिस में कंक्लूजन ये निकाल सकता हूं कि रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट। सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, so they form only M plus ion, M plus 1 ion। इसको मैं पहले भी समझा चुका हूं, बिकॉज आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दे अटेन कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैस। जैसे मान लो मैं सोडियम की बात करूं, तो सोडियम जैसे ही Na+ हो जाएगा, जैसे मैं इसे बोलूं 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इसका वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैंने निकाला 1s2 2s2 2p6, नाउ इट इज नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं यहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है ये I2 और पहले इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी I1। हम यहां से देख सकते हैं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो दिस शुड बी वेरी हाई। इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल तो सकते हैं हम, लेकिन जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाल सकते। सो दे अटेन, ये कहाँ रुक जाएगा प्रोसेस? यहीं पर। यानी कि मैं Na+ बना सकता हूँ, लेकिन मैं Na+2 नहीं बना सकता। इसका कंक्लूजन ये है आयनाइजेशन एनर्जी का। ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी के बाद में बात कर रहा हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वही रिलेशन है कि अगर हम पीरियड में जाएं तो रेडियस कम होती जाएगी, En बढ़ता जाएगा। सिमिलरली अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं तो रेडियस बढ़ती जाएगी और En कम होता जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में En नीचे डिक्रीज हो रहा है, तो लिथियम मोर देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो सबसे कम En होगा सीजियम का, सबसे ज़्यादा होगा लिथियम का। डेंसिटी, तो डेंसिटी के लिए पॉइंट ये है कि इट इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, और इसका रीजन हम लिखेंगे एज मोलर मास इंक्रीजेस, एज मोलर मास इंक्रीजेस। अब देखिए डेंसिटी वाले फैक्टर को डिसाइड करने वाली दो चीजें हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब जब हम नीचे जा रहे हैं तो मास तो बढ़ ही रहा है, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ेगा, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक। लेकिन जो इफेक्टिव फैक्टर है वो मास का है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि लिथियम लेस देन सोडियम, लेस देन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि पोटेशियम इज लेस देन सोडियम, तो ये याद करेंगे आप, दिस इज द एक्सेप्शन। डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, पर वहाँ एक्सेप्शन ये है कि पोटेशियम इज लेस डेंसिटी देन सोडियम। अब इसका रिलेशन जो है किसके साथ है? मास बाय वॉल्यूम के रेशियो से, और दोनों प्रैक्टिकल वैल्यू है, ठीक है ना, इसलिए अपन इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक। अगला मैं बोल रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट का मतलब तो क्या है कि हम उसे पिघला रहे हैं और सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि हम पिघला के उसको वेपोराइज कर रहे हैं। अब दोनों ही केस में ये डिपेंड किस पे करता है कि एटम्स के बीच में कितना अट्रैक्शन है।
ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कोहेसिव फोर्सेस की। कोहेसिव फोर्सेस किसको बोलते हैं कि इट बाइंड्स एटम्स इन सॉलिड। अगर मैं इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है, यहां पे अगर हम ये देखें मेटल्स के अंदर बात कर रहा हूं मैं, तो इनके लिए बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका रीजन क्या है कि दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी शेल। तो बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट करेगा मेटेलिक बॉन्डिंग में, वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम है मेटल्स के अंदर। अगर मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ प्योरली, तो ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ पीरियोडिक टेबल में हम इधर से खिसके, तो आयरन जैसे बीच में आएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन सोडियम का बहुत कम है। तो उसका सीधा रिलेशन कितना है कि जिसमें ज़्यादा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। तो कम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक, अब हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल में बोल रहा हूँ पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। अगर हम इसी में बात करें तो यहाँ ऐसा होगा कि जैसे लिथियम प्लस है, मेटेलिक बॉन्डिंग इस तरीके से होती है, लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन पर इन सब आयंस का अट्रैक्शन होता है, इन सब एटम्स का, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। अब ऐसा होगा कि जितना ज़्यादा छोटा ये एटम होगा, इसमें और इलेक्ट्रॉन में उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, यानी कि उतना ही कोहेसिव फोर्स होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर साइज कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। तो मैं कंक्लूजन क्या निकालूंगा कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। यानी अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करूं, तो लिथियम मोर देन सोडियम, मोर देन पोटेशियम, मोर देन रुबिडियम, मोर देन सीजियम। फ्रेंडशिप नहीं कर रहे हैं यहां पे क्योंकि रेडियो एक्टिव है। दोबारा एक बार और समझिए इस बात को कि मेल्टिंग पॉइंट हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स है, तो मेटल में एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, इसी को मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। जितने ज्यादा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा, यानी मेटेलिक बॉन्ड्स उतने ही ज्यादा बनेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सिंस दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी शेल, दैट्स व्हाई लिथियम alkali metal have low melting point and boiling point in comparison to other metals। ठीक है, ये तो एक कंपेरिजन हो गया डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ। लेकिन अगर मैं इसी ग्रुप में बात करूं तो इस ग्रुप में ऐसा होगा कि जितना छोटा एटम होगा उतना ही इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। उससे क्या होगा कि इनको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा होगी, तो रेडियस कम होता जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। यानी डाउन द ग्रुप अपन ये जानते हैं कि जब अपन एल्कली मेटल में डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो रेडियस इंक्रीज कर रही है, तो मैं कहूंगा कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। और इसका सीधा रिलेशन किसके साथ है, कोहेसिव फोर्सेस के साथ, विच बाइंड टुगेदर द एटम्स इन सॉलिड। ठीक है, तो रिएक्टिविटी में ऐसा होता है कि जैसे लिथियम से अगर मैं जा रहा हूं सीजियम की तरफ, तो रेडियस इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन आसानी से देंगे तो नीचे जाने पे रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। यानी रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर पूछा जाए तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है लिथियम लेस देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, उसके बाद सीजियम। तो जब भी हम मेटल में रिएक्टिविटी देखते हैं तो रिएक्टिविटी हम किससे देखते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी से, कि कितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा उतनी आसानी से आयन बनाएगा, और इसका मतलब वो दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट मैं देख रहा हूं वो है हाइड्रेटेड रेडियस। हाइड्रेटेड रेडियस का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो हमने Na+ बना दिया गैस स्टेट में,
और इसको हमने वाटर में डिजोल्व करवा दिया, तो क्या होगा कि Na+ के आसपास जो है वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इस तरीके से सराउंडिंग में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। अब वाटर जो इसको सराउंड कर रहे हैं वो किस वजह से सराउंड कर रहे हैं, क्योंकि इस पे जो चार्ज है Na+ पर, इस वजह से इसको अपनी ओर खींच रहा है। अब होगा ये कि जितना छोटा आयन होगा उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन होगा, यानी रेडियस कम होगी तो हाइड्रेशन बढ़ता जाएगा, और हाइड्रेशन बढ़ता जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रेटेड रेडियस है वो भी बढ़ती जाएगी। अब इसको मैं समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है। मैं हाइड्रेटेड रेडियस की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो अपन ये देखें कि गैसियस आयन में क्या होगा। गैसियस स्टेट में लिथियम प्लस लेस देन Na+ लेस देन K+ लेस देन Rb+। चलिए, तो यहाँ तो नॉर्मल ऑर्डर है, नीचे जाने पे रेडियस बढ़ती जा रही है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब भी रेडियस का ऑर्डर यही होगा, ठीक है, किसके अंदर, गैसियस के अंदर। लेकिन जब हम इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे और इसको Li+ एक्वस में बदल देंगे और इसको भी वाटर में डिसोल्व करके Na+ एक्वस में बदल देंगे, तो रेडियस अब ज्यादा है लिथियम प्लस की, जिसको मैं बोलूंगा हाइड्रेटेड आयन। क्यों ज्यादा है, क्योंकि लिथियम प्लस का साइज छोटा है जबकि Na+ का साइज बड़ा है। अब वैसे गैसियस में तो ये जो बड़ा होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं वाटर में, छोटे होने की वजह से ये ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अगर ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को, तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे इस तरीके से। वाटर मॉलिक्यूल को शामिल करते हुए ये पूरी जो रेडियस है इसको हम कहेंगे हाइड्रेटेड रेडियस। Na+ के आसपास क्या होंगे, कम वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्योंकि इसका साइज बड़ा है तो इसकी अटैक करने की टेंडेंसी कम है। ठीक, अब यहां पर अगर एक कम वाटर होगा तो अगर मैं इन दोनों रेडियस को कंपेयर करूं तो लिथियम की हाइड्रेटेड रेडियस बड़ी है सोडियम से। इसका मतलब अगर हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर निकाला जाए तो जितनी ज्यादा कम रेडियस होगी उतना ही हाइड्रेटेड रेडियस बड़ी होगी, उल्टा ऑर्डर। तो अगर मुझसे हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर पूछा जाए तो हाइड्रेटेड रेडियस हो जाएगी हमारे पास Li+ मोर देन Na+ मोर देन K+ मोर देन Rb+ मोर देन Cgm+। छोटा आयन, ज्यादा हाइड्रेशन, ज्यादा हाइड्रेटेड रेडियस, बिकॉज मोर वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच विद द आयन, इस तरीके से। तो जो ऑर्डर गैसियस रेडियस का है, जस्ट अपोजिट ऑर्डर किसका है, हाइड्रेटेड रेडियस का। अब मैं सॉल्यूशन में बात करूं आयनिक मोबिलिटी की, आयनिक मोबिलिटी, या मैं बात करूं किसकी, कंडक्टिविटी की। मैं ये बात कर रहा हूं सॉल्यूशन में। जैसे हम प्लेट रख दें सेल में तो कौन सा आयन ज्यादा मूव करेगा, सिंपल सी बात है, जिसका साइज छोटा होगा वो ज्यादा मूव करेगा। तो आयनिक मोबिलिटी डिपेंड कर रही है साइज पर। इसका साइज बड़ा है वाटर को साथ लेते हुए, तो इसकी मोबिलिटी कम होगी। यानी कि अगर मैं यहां से हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर लिख रहा हूं तो मोबिलिटी का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा, लिथियम प्लस लेस देन Na+, K+ लेस देन Rb+। तो मैं कह सकता हूं कि हाइड्रेटेड रेडियस, या मोबिलिटी बोल दूं, मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 हाइड्रेटेड रेडियस। हाइड्रेटेड रेडियस, ठीक। मोबिलिटी की बात हम कहां करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में, जब आयन मूव कर रहा है अपोजिट प्लेट की तरफ, ठीक है। तो आयन जब मूव कर रहा है अपोजिट प्लेट की तरफ, आयन जितना छोटा होगा उतना ही आसानी से मूव करेगा, लेकिन आयन अगर लार्ज होगा तो उसका मूवमेंट कम हो जाएगा। मोबिलिटी अगर कम होती जाएगी तो मोबिलिटी कम होने से क्या होगा, कंडक्टिविटी भी कम होती जाएगी। तो जो कंडक्टिविटी का मतलब है कि आयन कितना ज्यादा चार्ज को पास कर सकता है।
तो उतना ही कम ये पास करेगा जितना इसका साइज बड़ा होने वाला है। ठीक है, ये थी मोबिलिटी। बात करें तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर अपने जो है ये 12th क्लास में आएगा, तो दे ऑल हैव BCC स्ट्रक्चर, दैट मीन्स बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वैसे तो ये 12th क्लास का टॉपिक है, तो मैं इसको यहीं लिखकर ही छोड़ दे रहा हूँ, वहाँ पे हम पढ़ेंगे इसके बाद कि बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनका बॉडी। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में दे ऑल आर वाइट एंड दे ऑल आर सॉफ्ट। सॉफ्टनेस जो है सॉफ्ट है बिकॉज दे कैन कट बाय नाइफ। इतने सॉफ्ट हैं कि हम नाइफ से इसको काट सकते हैं। ठीक, तो इस केस में, और ये चीज भी सॉफ्टनेस भी किस पे डिपेंड करती है, कोहेसिव फोर्सेस पे। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं बात करूं सॉफ्टनेस, तो नीचे जाने पे कोहेसिव फोर्सेस कम हो रहे हैं, तो सॉफ्टनेस जो है कम होती जाएगी, यानी कि लिथियम मोर देन सोडियम, मोर देन पोटेशियम, रुबिडियम, उसके बाद सीजी। तो सॉफ्टनेस जो है कम होती जाएगी, मीन्स कोहेसिव फोर्सेस जो है वो कम हो रहे हैं। जस्ट मिनट, इसको जो है हम रिलेट करते हैं कोहेसिव फोर्सेस से। अगर मान लो कोहेसिव फोर्सेस बढ़े, कोहेसिव फोर्सेस अगर बढ़ गए तो सॉफ्टनेस कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनमें अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो काटना मुश्किल हो जाएगा। तो सॉफ्टनेस का ऑर्डर होगा कि लिथियम लेस देन सोडियम, लेस देन पोटेशियम, लेस देन रुबिडियम, लेस देन सीजी। तो सबसे सॉफ्ट कौन सा होगा? सीजी। पहली बात तो ये। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये जो कंपाउंड बनाते हैं मोस्टली दे फॉर्म वाइट कंपाउंड, दे फॉर्म वाइट कंपाउंड। क्योंकि एक आध एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो हमें कौन सा कंपाउंड बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड मोस्टली वाइट कलर के होते हैं, जैसे Na+ और Cl-। तो वाइट होने का कारण इनका क्या है कि ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और आयनिक कंपाउंड मोस्टली वाइट कलर के पाए जाते हैं। ठीक, तो सॉफ्टनेस किस पे डिपेंड करता है? कोहेसिव फोर्सेस पे। कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो सॉफ्टनेस कम होगी। तो जब हम कोहेसिव फोर्सेस की बात करते हैं तो साइज स्मॉल लिथियम का है, इसमें कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो सॉफ्टनेस इसकी सबसे कम होगी। तो ये ऑर्डर जो मैंने लिखा है, ये किसका ऑर्डर लिखा है? सॉफ्टनेस का। यानी सबसे आसानी से हम सीजियम को काट सकते हैं। वैसे तो ये सारे ही सॉफ्ट मेटल हैं, ऑल आर सॉफ्ट मेटल, पर उनमें सबसे सॉफ्ट मेटल हम बोलेंगे सीजियम को। अब हम इनमें देख रहे हैं फ्लेम कलर। फ्लेम कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ये सारे के सारे जो हैं फ्लेम में कलर शो करते हैं, दे ऑल आर कलरफुल। जैसे मैं बात करूं लिथियम की, तो इट इज क्रीमसन रेड, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्रीमसन रेड। सोडियम यहां से हो जाएगा येलो, पोटेशियम वायलेट, या कहीं कहीं आपको बुक्स में लाइलेक कलर भी दिखाई देगा। रुबिडियम इज रेड वायलेट, और सीजियम इज ब्लू मेटल। हमें ये कलर कैसे शो करते हैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, कलर होने का कारण ये है कि व्हेन दे आर हीटेड इन फ्लेम, व्हेन दे आर हीटेड इन फ्लेम, electrons are excited in upper level, in upper level। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पॉइंट है कि अब हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाता है बाय एक्वायरिंग दैट एनर्जी। तो व्हेन दे आर हीटेड इन फ्लेम, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड इन अपर लेवल, एंड व्हेन दे रिटर्न्स बैक,
when they return back, they will emit energy photons in visible range. कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ही इसको एनर्जी दी हमने, फ्लेम में गर्म किया, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर चले जाते हैं, और थोड़ी देर बाद जब ये ठंडे होते हैं तो ये वापस इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं। एनर्जी लेके ऊपर गए थे, तो जब नीचे आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। जो एनर्जी रिलीज करेंगे फ्लेम के अंदर, अगर वो आ रही है बाहर, तो फोटोन की फॉर्म में आती है, और ये फोटोन सारे मेटल्स में किस में पड़ते हैं? विजिबल रेंज। इसलिए ये सारे मेटल फ्लेम में कलर शो करते हैं। और इजीली एक्साइटेड, दे आर हीटेड इन फ्लेम, दे आर इजीली एक्साइटेड। इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइट हो रहा है इन अपर लेवल, और इसका रीजन क्या है कि दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, साइज जो है इनका रिलेटिवली लार्जर है, और साइज अगर लार्जर होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है इतने क्लोजली नहीं बंधे होंगे न्यूक्लियस से। तो जैसे न्यूक्लियस से नहीं बंधे हुए हैं, जैसे एनर्जी दी, हाई लेवल में आसानी से चले गए। तो फ्लेम में कलर वो मेटल शो करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ मजबूती से नहीं बंधे होते हैं, ताकि वो आसानी से अपर लेवल में एक्साइट कर सके। तो अल्कली मेटल में इन सभी का साइज रिलेटिवली लार्जर है। आयनाइजेशन एनर्जी रिलेटिवली पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है इस ग्रुप की। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन इनमें सबसे आसानी से ऊपर मूव कर जाते हैं एक्साइटेशन से, और जब रिटर्न करेंगे तो ये फोटोन को एमिट करने वाले हैं, जो कि किस रेंज में आएगा? इट लाइज इन विजिबल रेंज। तो फ्लेम में कलर का जो रीजन है वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड इन अपर लेवल इजीली, और उसका रीजन हम बोल रहे हैं कि यहाँ रेडियस इसका हाई है और लो आयनाइजेशन एनर्जी है।